एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। आज की क्लास बेस्ड है नीट के अंदर होने वाली गड़बड़ियों पे। नीट आपको पता होगा MBBS के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम है और अपने देश में एक पुरानी समस्या है पेपर लीक्स की। SSC में बहुत बार हुआ है, UPSC में भी होने लगा है। यही पेपर लीक अब नीट में जब हुआ तो इससे कितनी समस्याएं पैदा हुई इस आर्टिकल में आप देखेंगे। साथ ही पेपर लीक का जो इशू है इसके आपको सॉल्यूशंस भी आर्टिकल में डिस्कशन आपको इन पे भी मिलेगी। क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। इस क्लास को आपको मेरे साथ पढ़ना है, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ और आप देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से अपने करेंगे कि हर चीज़ को आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में सीखें, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। और जो भी आप सीखेंगे क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। 11 में से 11 नंबर मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी अ नीट मेस। देखिए पहले मेस नाम के वर्ड पर नज़र डालते हैं। मेस के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है किचन, या जहाँ पे खाना बनता हो या खिलाया जाता हो। जैसे आपकी हॉस्टल की मेस होगी जहाँ खाना खाते हो आप, है ना, या खाया होगा। दूसरा मेस वर्ड का मीनिंग है दलदल या कीचड़, या ऐसा समझ लो आप कहीं गड़बड़ सी हुई होती है ना, कीचड़ दलदल मचा होता है, उसको बोलते हैं मेस। तो कह रहे हैं जी नीट के अंदर भी मेस होने लगी है। किचन की बात नहीं कर रहा, गड़बड़ की, दलदल की और कीचड़ की बात कर रहा है। ये जो पेपर लीक का कीचड़ है अब नीट में भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो नीट है ना, ये एग्ज़ाम का नाम है नेशनल, देख लेना इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा ही है ना इसका फुल फॉर्म। डॉक्टरी के लिए होता है। अगर आपको MBBS करना है तो नीट दे करके ही आपको कहीं जो है एडमिशन मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीट में कौन सी मेस हुई है फटाफट इसको देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी मोर एफर्ट्स टू प्रिवेंट इग्रीजियस वायलेशंस आर नीडेड। कह रहा है जी और एफर्ट्स की ज़रूरत है प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, और कोशिशों की ज़रूरत है प्रिवेंट करने के लिए इन बदमाशी भरी वायलेशंस को। इग्रीजियस मतलब क्या होता है, शैतानी भरी, बदमाशी भरी, गलत तरीके की। वायलेशंस का मतलब होता है उल्लंघन। आपको पेपर बनाना था पर आपने उसको लीक कर दिया तो ये वायलेशन है ना। तो और एफर्ट्स चाहिए कि ऐसी बदमाशी भरे उल्लंघनों को रोका जाए, इनके लिए एफर्ट्स आर नीडेड। एफर्ट्स सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल नाउन है। आर नीडेड इसकी वर्ब है, पैसिव के अंदर लगी हुई है। एक्टिव पैसिव पकड़ लिया करो साथ में। सब्जेक्ट वर्ब जब देखते हो वर्ब का वॉइस भी साथ में देखा करो। पैसिव में आर, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। क्लास को जल्दी से एक लाइक और एक शेयर दे दो ताकि इन क्लासेस को ऐसे ही पूरे जोश के साथ में हर रोज़ लाया जा सके। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा। पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स हैं हर रोज़ की तरह। शीट को ज़रूर से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। थोड़ा सा मैंने इसको जूम इन कर दिया आपके लिए। पहला वर्ड है अबोमिनेबल। देखिए एक वर्ड अंग्रेजी में AB, ये एक रूट है। AB का मतलब होता है ऊपर, अबव। और एक दूसरा वर्ड है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है मनहूस। जो बच्चे बहुत दिनों से क्लासेस ले रहे हैं, ऑस्पिशियस और ओमिनस दोनों वर्ड्स में कई बार करवाता हूँ।
ऑमिनस मनहूस, ऑस्पिशियस मतलब शगुन भरा। तो अबॉमिनेबल वो चीज़ है जो मनुष्यत से भी ऊपर है। मतलब मनहूस तो ठीक है, मनुष्यत से भी ज़्यादा मनुष्यत जब होती है ना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं अबॉमिनेबल। एक्सट्रीमली बैड चीज़ को, डिस्टेस्टफुल चीज़ को, ऐसी चीज़ जिसका नाम सुन के आपके मुंह का स्वाद खराब हो जाए, नाम सुन के ही आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ जाए, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं अबॉमिनेबल। याद रहेगा ये वर्ड, मनहूस से भी ज़्यादा मनहूस, अबॉमिनेबल। चाइल्ड रेप इज़ द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम। चाइल्ड रेप जो है मनहूस से भी मनहूस क्राइम है, सबसे ख़राब क्राइम है। अब देखो, इन मनहूसियत या ख़राब वाली चीज़ों को, शैतानी या बदमाशी वाली चीज़ों को इन सभी चीज़ वर्ड से बताया जाता है। रिपंगनेंट, हीनस, इग्रीजियस। आज इग्रीजियस नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। 2 बार बोल के देखो, 3 बार स्पेलिंग लिख लो, ये वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा। इग्रीजियस, एक्सट्रीमली शैतानी, एक्सट्रीमली मनहूस। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास नोटोरियस। देखिए, एक वर्ड होता है अंग्रेजी में फेमस। फेमस यानी जिसका नाम हो, मशहूर। और फेमस का उल्टा कौन होता है? बदनाम। इल फेमस या इनफेमस। इनफेमस को ही आप नोटोरियस बोलते हैं। ऐसी चीज़ या ऐसा आदमी जो अपने गलत कामों के लिए मशहूर हो, अपने बदमाशी शैतानी के लिए मशहूर हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड नोटोरियस। द कंपनी इज नोटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट। कंपनी बदनाम है अपने बिलों को देरी से भुगतान करने के लिए, अपने बकाया को देरी से चुकाने के लिए। मतलब सबको पता है ये बदनाम कंपनी है, ज़रूर देरी से ही पैसा देगी। तो ये नोटोरियस वर्ड की नाउन फॉर्म होती है नोटोरिटी। आपके अंदर की बदनामी है ना, नोटोरिटी क्या होगी? बदनामी। नोटोरियस बदनाम, नोटोरिटी बदनामी। तो ये वर्ड बदनामी वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस, सिली, फूलिश, एब्सर्ड, रिडिकुलस, वैकी, प्रिपोस्ट्रस, सब का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा। एब्सर्ड वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अगर आप चाहें तो अपनी रूटीन लैंग्वेज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन अ ल्यूडिक्रस, एब्सर्ड और रिडिकुलस मूव, सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड। एक बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हुए, बेवकूफ़ी भरे मूव में कुछ एट रिस्क एडल्ट्स ने, ऐसे एडल्ट्स जो रिस्क पे रहते हैं, जिनको काफ़ी सारी बीमारियां ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो इन एडल्ट्स ने मना कर दिया है वैक्सीन लगवाने को। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट कोविड-19 के खिलाफ। अब ये सेंटेंस तब बनाया गया था जब वैक्सीन सबको लगता था वैक्सीन अच्छी है ना, बाद में उसमें कुछ कमियां भी निकल करके आई। हालांकि वो बड़ी कमियां नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोगों को लगी है, लेकिन ये सेंटेंस हमने तब बनाया था जब वैक्सीन लग रही थी और लोग कहीं नहीं लगवा रहे थे। समझ गए ना, मीनिंग निकलना चाहिए। ल्यूडिक्रस, बेवकूफ़ी भरा। तो एब्सर्ड नाम का वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे, बेवकूफ़ानी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। चलिए अगला वर्ड है चेकर्ड। ये वर्ड आपको याद रह जाएगा। आपने चेक वेक की शर्ट पहनी हो, कभी पहनी है चेक्स की शर्ट? क्या होता है उसमें? डब्बे होते हैं, इसी को बोलते हैं ना चेक्स की शर्ट। ये बना कैसे है? एक गेम होता है चेकर्स, जो कि चेस जैसा ही है। ऐसा समझ लो, चेस जो है शतरंज चेकर्स से ही निकल करके आई है, उसकी आसान फॉर्म है। और शतरंज में क्या बने होते हैं? डब्बे बने होते हैं, एक सफ़ेद एक काला। अब वहीं से ये वर्ड निकाल दिया चेकर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं धूप छांव वाला। कभी काला कभी गोरा, समझ पा रहे हो? कभी खुशी कभी गम। ऐसी चीज़ जिसमें बहुत धूप छांव हो, फ्लक्चुएशंस हो, वो कहलाती है चेकर्ड। चेकर्ड करियर हो सकता है, चेकर्ड हिस्ट्री हो सकती है। समझ पाए ना? मिस्टर मोदी हैज़ हैड अ चेकर्ड पॉलिटिकल करियर। मिस्टर मोदी का एक धूप छांव वाला बदलता हुआ पॉलिटिकल करियर रहा है, स्पैनिंग नियरली 30 ईयर्स, 30 साल में स्पैन करता हुआ। यानी 30 साल में इन्होंने धूप छांव हर तरह की चीज़ें अपने पॉलिटिकल करियर में देखी हैं। तो चेकर्स और चेस से इस वर्ड को कनेक्ट कर लेना, धूप छांव वाला बना करके दिमाग में रखना, आपको याद रहेगा। चलिए लास्ट वर्ड है आज अपना पेन स्टेकिंग। ऐसी काम जिसको करने में बड़ा पेन टेक करना पड़े, ऐसी चीज़ ऐसा काम जिसमें करने में बड़ा दर्द हो। और क्यों हो? क्योंकि उस काम को आप बड़ा डिटेल्ड वे में जाके कर रहे हैं। एक एक आप जो है ना चीज़ का केयर कर रहे हैं, केयरलेसली कुछ भी उसमें नहीं कर रहे हैं। ये होता है पेन स्टेकिंग। इसको आप आसान भाषा में डिटेल्ड बोल सकते हैं। और इसके लिए अच्छे वर्ड जो हैं वो हैं मेटिकुलस, पंक्टिलियस और फास्टिडियस। जैसे ये क्लास आपको करवाई जा रही है, मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हो। वर्ड्स के मैं आपको रूट्स बता रहा हूँ,
तो ये क्लास एक मेटिकुलस या पेन स्टेकिंग क्लास है, पंक्टिलियस या फास्टिडियस स्टडीज आपको करवाने की कोशिश करते हैं। डाइवर्स मेड अ पेन स्टेकिंग सर्च, डाइवर्स ने यानी गोताखोरों ने एक बहुत ही डिटेल्ड सी सर्च को किया, पेन स्टेकिंग सर्च को किया, और किसकी? ऑफ द डिब्री ऑफ क्रैश्ड एयरक्राफ्ट, इस क्रैश किए हुए हवाई जहाज के डिब्री की, इसके मलबे की। डिब्री आप समझते होंगे, मलबे के लिए, रैकेज के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। इसका एस साइलेंट होता है, बोला जाता है डिब्री, लिखा जाता है डिब्रीज। ठीक है, तो पेन स्टेकिंग, मेटिकुलस, पंक्टिलियस, फास्टिडियस, बड़े ही डिटेल्ड वाली चीज़ को बताने के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। पहली बार में याद नहीं आएंगे, ना याद रहेंगे, 2-3-4 बार करना पड़ेगा रिवीजन। रेगुलर क्लास में रहते हो तो महीने में 2-3 बार ये वर्ड्स आ जाते हैं, बस इसी से रिवीजन से आप सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि इस बार नीट में बहुत लोगों के 100% मार्क्स आ गए, और काफ़ी लोगों की, बच्चों की शिकायत थी कि हमारा पेपर जो है हमें मिला ही नहीं, देरी से मिला, या कंप्यूटर जो टेस्ट था उसमें कंप्यूटर ख़राब था। और कहीं कहीं से शिकायत ये भी आ रही है कि कुछ बच्चों ने मुन्ना भाई MBBS वाला कारनामा भी किया, अपने एडमिट कार्ड पे किसी और को भेज दिया एग्ज़ाम देने के लिए। अल्टीमेटली ये भी पता लगा कि नीट का पेपर भी लीक हो गया था, कुछ बच्चों के पास पहले से पहुंच गया था। अब नीट भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए होता है, और इस पेपर को दे करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे गड़बड़ झाले होंगे, मैस होगी, तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। इस आर्टिकल में इसी चीज़ को डिटेल में कंसर्न्ड टोन में बताया गया है, अपनी चिंता को जाहिर किया गया है, और साथ में कुछ सजेशंस दिए गए हैं सरकार के लिए कि इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की गरिमा को, साख को बनाए कैसे रखा जा सकता है। तो कंसर्न्ड और सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा इसको लोड मत लेना, जो चीज़ें सीखने वाली है ना उन पे फोकस करना, आज पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। करेज इन द लिटिल ओवर अ डेकेड दैट नीट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इट हैज़ गैदर्ड as much notoriety as a static stone accumulates moss। सबसे पहली लाइन इस आर्टिकल की सबसे मुश्किल लाइन है, बाकी इजी है सारा। कह रहे जी एक लिटिल ओवर अ डेकेड से ज़्यादा वक्त में, डेकेड यानी दशक, दशक से लिटिल ओवर यानी थोड़ा सा ज़्यादा, 11 साल 12 साल, कह रहे जी 10-12 साल में, लिटिल ओवर अ डेकेड के पीरियड में। और कौन सा डेकेड वाला पीरियड? जिसमें नीट इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें नीट को भारत में शुरू किया गया, लगाया गया है। कह रहे इस 10-12 साल के पीरियड में ना, भारत में जब नीट लगा है, इस एग्ज़ाम ने गैदर कर लिया है उतनी ही नटोरिटी को, बदनामी को, इल फेम को, जितना कि एक रुका हुआ पत्थर, स्टैटिक स्टोन, इकट्ठा करता है काई को। अजीब सा सेंटेंस है ना भाई। 10 साल में नीट ने इतनी बदनामी इकट्ठी कर ली है जितना नदी किनारे रुका हुआ पत्थर काई को यानी मॉस को एक्यूमुलेट करता है। ये सेंटेंस बना है एक इडियम पे, और सेंटेंस का नाम है, इडियम का नाम है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। सबने सुनी होगी, ये नहीं सुनी तो आज सुन लेना। इस इडियम का मतलब होता है कि एक रोल करता हुआ स्टोन यानी लुढ़कता हुआ पत्थर कभी भी काई को जमा नहीं करेगा, वो लुढ़कता रहेगा, उस पर काई कभी नहीं जमेगी। ये इडियम बनी है उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी खाना बदोश होती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र उधर ट्रांसफ़र। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि आप अच्छे दोस्त, अपने रिश्तेदार नहीं बना पाओगे अगर आप ज़िंदगी में रोलिंग स्टोन हैं, इधर उधर भटकने वाली आत्मा है। समझ गए? तो उस इडियम से इसने इस सेंटेंस को बना लिया। कह रहा है जी नीट तो उस रुके हुए पत्थर की तरह है जिस पे झटपट काई जम जाती है, और इतनी ही काई इसमें 10 साल में जम गई है बदनामी के रूप में। समझ गए ना? उस इडियम को उसने उल्टा कर दिया। स्टैटिक यानी रुका हुआ, रोलिंग यानी भागता हुआ। चलिए नीट सब्जेक्ट है, हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इसकी वर्ब है, इट आया एग्ज़ाम के लिए, हैज़ गैदर्ड इसकी वर्ब है, नटोरिटी यानी इल फेम, बदनामी, डिसरेप्यूट बोल सकते हैं। स्टैटिक स्टोन यानी रुका हुआ पत्थर, रुके हुए पत्थर पे काई जमेगी यानी वो मॉस को इकट्ठा करेगा। मॉस का मतलब होता है काई, है ना? स्टोन की वर्ब है एक्यूमुलेट्स। अब जिसको ये पूरी कहानी ना समझ में आई हो, एक बार रिवाइंड कर लेना 2 मिनट का, ये जो ईडियम है ना उससे कनेक्ट करोगे तभी सेंटेंस समझ पाओगे। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस,
एक लुढ़कता भागता हुआ खाना बदोश आदमी कभी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन द लेटेस्ट राउंड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच कंडक्ट्स नीट हैज़ बीन फोर्स्ड टू अपॉइंट अ 4-member committee to go into the charges and allegations made about the conduct of the eligibility and entrance test for medicine 2024। कह रहे जी नेशनल लेटेस्ट राउंड जो हुआ, अभी भी नीट का लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ, इसमें जो एनटीए नाम की सरकारी संस्था है जिसके आगे द लगा हुआ है, और वही संस्था जो करवाती है इस एग्ज़ाम को, नीट को, कह रहा है एनटीए पे दम लगा है, फोर्स लगा है, एनटीए को मजबूर किया गया है कि वो अपॉइंट करे, नियुक्त करे एक 4 मेंबर की कमेटी को। और क्यों? ताकि गो इनटू किया जा सके, अंदर उतरा जा सके, गहरे जाकर के देखा जा सके उन सभी आरोपों, चार्जेस और एलिगेशंस को, चार्जेस एलिगेशन एक ही बात है, जो लगाए गए हैं, मेड हैं, कॉन्डक्ट के बारे में, करवाए जाने के बारे में, इस एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट को, नीट नाम के एग्ज़ाम को, जो मेडिसिन के लिए होता है, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए होता है, 2024 में जो हुआ था। तो अभी लेटेस्ट राउंड के बाद में इस सरकारी संस्था के ऊपर दबाव आया कि आप एक 4-member कमेटी बनाओ और अंदर घुस के देखो कि इस एग्ज़ाम में इतना करप्शन क्यों है, क्यों ये पेपर लीक होता है, क्यों लोगों के एग्ज़ाम जो है टाइम पे शुरू नहीं होते हैं। चलिए, एनटीए की वो है हैज़ बीन फोर्स्ड, पैसिव वॉइस में इसको फोर्स किया गया, दबाव लगाया गया इस पर। विच आया एनटीए के लिए, वर्ब है कॉन्डक्ट्स, क्योंकि एनटीए एक सिंगुलर नाउन है इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है। रिलेटिव प्रोनाउन की यही तो खासियत है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी हो, हु, विच, दैट, व्हाट, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन अपनी वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और प्लूरल हो तो प्लूरल लेगा, है ना। हमेशा इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखते रहना है। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ये टेस्ट फॉर मेडिसिन क्यों है, दवाई के लिए टेस्ट है क्या? देखिए, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, लेकिन मेडिसिन एक डिसिप्लिन भी है, एक सब्जेक्ट भी है। अगर आप डॉक्टर पढ़ रहे हैं ना, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम परसुइंग डॉक्टरी, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे आई एम परसुइंग मेडिसिन। समझ पा रहे हो? मेडिसिन वर्ड का दूसरा मतलब होता है डॉक्टरी की पढ़ाई, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है एमबीबीएस के कोर्स के लिए, डिग्री के लिए, मेडिसिन जिसको आप बोल सकते हैं। इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा आपको, ये कहीं डिक्शनरी में देख करके नहीं मिलेगी, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है अबाउट 1500 स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 सेंटर्स कंप्लेंट दैट दे वर नॉट गिवन द फुल टाइम फॉर कंप्लीटिंग द एग्जाम। लगभग 1500 स्टूडेंट्स जो हैं 6 सेंटरों से, उन्होंने एक कंप्लेन किया कि उनको नहीं दिया गया था, दे वर नॉट गिवन, पैसिव वॉइस में उनको नहीं दिया गया था पूरा टाइम एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। और क्यों नहीं दिया गया भाई? क्या दुश्मनी थी इनसे? दुश्मनी कोई नहीं थी, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कई सारे रीजंस की वजह से। अब वो रीजंस जो हैं, इसने कॉलम लगा दिया और आगे लिस्ट बनाएगा, कोमा कोमा लगा के आपको सारे रीजंस बताएगा। तो पहला कारण था जी इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर, गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया इनको। टॉन ओएमआर शीट, जो आंसर शीट है वो फटी हुई थी। टेक्निकल ग्लिचेस, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, तकनीकी खामियां आ गई। एंड डिले इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओएमआर शीट्स, कहीं कहीं देरी भी हुई ओएमआर शीट्स को देने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है ना। तो ये इनका कहना था बच्चों का। स्टूडेंट्स की वर्ब है, स्टूडेंट्स की वर्ब है कंप्लेंट। कंप्लेन याद होगा आपको, एक वर्ब होती है, इसके आगे ईडी लगा करके इसको V2 लगाया गया है, V1 से V2 बना दिया ना। कंप्लेन यानी शिकायत करना, कंप्लेंट यानी शिकायत किया। मेरा आपसे ये पूछना है कि इस वर्ब को नाउन कैसे बनाऊं? 10 पैसे का सवाल है ये, फिर भी इसलिए पूछ रहा हूँ आपको, किसी बच्चे का रह ना गया हो ये कॉन्सेप्ट। कंप्लेन नाम की वर्ब को अगर नाउन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या ऐड करूँ, क्या हटाऊँ, पीछे आ गया है ना। चलो डालना कमेंट्स में, सबको आता है मुझे पता है, फिर भी डाल देना, किसी का गलत हो तो चेक करके आपको समझा देंगे। चलिए, दे की वर्ब है वर गिवन। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो वाईटी की क्लास में आकर के ऐसे हो जाने चाहिए आपके, दूर से 1 नंबर आपका बन जाए, है ना। आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में, बड़े इजीली आपके मार्क्स बनेंगे। ग्लिच का मतलब होता है खामी या कमी, माल फंक्शन बोल सकते हैं इसको आप, है ना। करे जी द कोर्ट अलाउड ग्रांटिंग ग्रेस मार्क्स, फिर कोर्ट ने अलाउ कर दिया इन बच्चों को
कि दे दिया जाए ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन कोई गलत आ जाए या आपके साथ कोई एग्जाम में हादसा हो जाए जिसमें आपकी कोई गलती ना हो तो कुछ मार्क्स आपको मुफ्त में दे दिए जाते हैं। तो कोर्ट ने बोला दे दो इनको ग्रेस मार्क्स। और किन को? टू दोज हु वर अफेक्टेड, उन सभी को जो अफेक्टेड थे, प्रभावित थे, जिनके ऊपर असर पड़ा था इन सभी कारणों का। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी अब हुआ क्या? हुआ ये, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स इट वॉज नोटेड दैट सम स्टूडेंट स्कोर 718 और 719 आउट ऑफ 720। कह रहा हुआ ये कि जब रिजल्ट आए तो ये नोट किया गया पैसिव वॉइस में। इट वॉज नोटेड, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या नोट किया गया कि कुछ बच्चों ने स्कोर कर दिया था 718 या 719 नंबर 720 में से। कोमा लगा के बता रहा है इन नंबरों के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है जी कोमा इम्पॉसिबल विद द एग्जिस्टिंग एवेल्यूएशन पैटर्न। कह रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, असंभावित है, अनलाइकली है एग्जिस्टिंग एवेल्यूएशन पैटर्न के हिसाब से, जो अभी एवेल्यूएशन का कॉपी चेकिंग का पैटर्न है। मान लीजिए एक क्वेश्चन ही 5 नंबर का हो तो 720 तो आ सकते हैं या फिर 715 आएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 714 भी आ सकते हैं। समझ पा रहे हो ना आपको? तो ऐसा इवैल्यूएशन पैटर्न था जिसमें 718 719 का कोई जोड़ तोड़ बनता ही नहीं था। तो ये हमने देखा, ऐसे भी मार्क्स आए हुए थे। चलिए ऐसे क्यों आए थे मार्क्स आगे बताएगा। इट की वर्ब है वॉज नोटेड, स्टूडेंट्स की वर्ब है स्कोर्ड। इवैल्यूएशन यानी अप्रेजल असेसमेंट, कॉपी की जांच करना कहलाता है, कॉपी को इवैल्यूएट करना। कह रहा है जी इट वॉज ऑल्सो चार्ज्ड दैट सम अनयूजली हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड फुल मार्क्स। ऐसा भी चार्ज किया गया, ऐसा भी आरोप लगाया गया कि एक असाधारण तौर पे बड़ा आंकड़ा जो था स्टूडेंट्स का, उन्होंने स्कोर कर दिया फुल मार्क्स को, उनके 720/720 आ गए। तो 720/720 तो आ ही सकते हैं, लेकिन बहुत सारों के आगे, हज़ारों के आगे, तो ये भी एक बहुत, समझ गए ना, अनयूजुअल सी बात है। और 718 719 तो आ ही नहीं सकते, इसकी तो मैथ्स ही नहीं बन रही। तो इट की वर्ब है वॉज चार्ज्ड, नंबर की वर्ब है स्कोर्ड। अब इन दोनों चीज़ों का आपको बताएगा रीज़न क्या है। कह रहा है जी रीज़न ये है, द एनटीए लेटर क्लैरिफाइड दैट द ऑड मार्क्स वर अ रिजल्ट ऑफ ग्रांटिंग ग्रेस मार्क्स। एनटीए ने, इस नीट को करवाने वाली संस्था ने आगे जाके क्लैरिफाई किया, साफ किया कि ये जो अजीब से मार्क्स आए हैं ये रिजल्ट है, नतीजा है दे देने का मुफ्त के नंबरों को। और कैसे दिए गए? कह रहा है जी एज मैंडेटेड बाय द कोर्ट, जैसा कि कोर्ट से मैंडेट किया गया था, कमांड किया गया था, जरूरी बनाया गया था। तो एनटीए ने बोला कि हमने इनके 10-10 15-15 नंबर कोर्ट के हिसाब से ऐड कर दिए हैं, इसलिए 718 719 आ रहे हैं। और फिर पूरे नंबरों वाला का क्या इसने बोला एनटीए ने? कह रहा है जी एंड दैट इन जनरल इट वॉज एन ईजी पेपर, सो मैनी स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड फुल मार्क्स। और एनटीए ने ये भी क्लैरिफाई किया दैट की इन जनरल की ये एक ईजी पेपर था, आम तौर पे देखा जाए तो इस बार का पेपर बड़ा आसान था, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों के पूरे नंबर आ गए। तो ये एनटीए की सफाई है 718 719 720 नंबर लाने की। एनटीए की वर्ब है क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड दो चीज़ों को किया है, पहली चीज़ के आगे भी दैट लगाया और एंड लगा के दूसरी के आगे भी दैट लगाया कि आप कहीं स्ट्रक्चर को मिस ना कर दें। जब स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो आप ओमिट करने वाले वर्ड्स को भी यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए दैट यहाँ ना होता तो आप थोड़ा सा खो जाते कि ये इन जनरल किसका सब्जेक्ट है, किसकी वर्ब है ना, थोड़ा सा आप परेशान हो जाते। वैसे तो एडवर्ब है ये। तो इसलिए एनटीए ने क्लैरिफाई किया दो चीज़ों को भाई, पहली चीज़ दैट लगा के बताई और एंड लगा के दूसरी भी दैट के साथ में लिखी गई है। चलिए मार्क्स की वर्ब है वर, हिट की वर्ब है वॉज, स्टूडेंट्स की वर्ब है हैड स्कोर्ड। पास परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पहले उनके नंबर आए थे पूरे, फिर एनटीए ने क्लैरिफाई किया तो बाद वाले काम को V2 से बता दिया और जो काम पहले हो चुका था उसको हैड प्लस V3 से बता दिया। कॉन्सेप्ट आता है ना आपको सभी को? चलो जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, यहाँ एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, टेंस एडवांस्ड वाला, देख लेना कब हैड और V3 का इस्तेमाल करना है। लॉजिकली सीखो जो भी सीखना है ना। कह रहा है जी बट दैट वॉज नॉट ऑल। कह रहा है लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये जो बातें हमने ऊपर बात की है यही सब नहीं है, कहानी और भी है। देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ द नीट यूजी क्वेश्चन पेपर बीइंग लीक्ड बिफोर द एग्जाम। ऐसी भी रिपोर्ट्स थी
नीट के अंडर ग्रेड पेपर की क्वेश्चन पेपर की लीक होने की एग्ज़ाम से पहले, लीक तो ऑफकोर्स एग्ज़ाम से पहले ही होगा, है ना। तो ये रिपोर्ट्स भी हमें मिली है। रिपोर्ट्स की वर्ब है वर, देयर से सेंटेंस क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। और क्योंकि सब्जेक्ट जो है नाउन जो है प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अगर यहाँ रिपोर्ट लिखा हुआ था तो वर्ब यहाँ पे वॉज लगती। चलो, कह रहा है जी इनएक्यूरेसीज वर रेपुटेडली फाउंड इन एनटीए नीट यूजी ऑफिशियल आंसर कीज। हमने खामियों को भी देखा, इनएक्यूरेसीज को भी रिपोर्टेडली पाया, कथित तौर पे ढूंढा एनटीए के इस एजेंसी के नीट यूजी क्वेश्चन के आंसर की में। यूजी समझ गए ना, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस, फिर आप बाद में एमडी करते हैं पीजी। तो जो एमबीबीएस का पेपर था उसकी आंसर की में भी हमने कमियों को, इनएक्यूरेसीज को पाया। एंड देयर वर चार्जेस ऑफ इनकंसिस्टेंट इवेल्युएशन ऑफ यूजी पेपर्स। और ऐसे भी चार्जेस लगे हैं कि इनकंसिस्टेंट इवेल्युएट किया गया है या गलत तरीके से इनकंसिस्टेंटली इवेल्युएट किया गया है यूजी के पेपर को। भाई मेरा ए सही कर दिया और आपका बी सही कर दिया, समझ गए ना। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी भी दिखाई गई है, ऐसे आरोप भी लगे हैं एनटीए के ऊपर। इनएक्यूरेसीज की वर्ब है वर, इनएक्यूरेसी यानी खामियां, कमियां, एरर्स। वर्ब है वर फाउंड, इनको पाया गया था पैसिव वॉइस लगा करके। चार्जेस की वर्ब है वर, क्लॉज देयर से शुरू हुआ है, इसलिए वर को, वर्ब को चार्जेस सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। इनकंसिस्टेंट मैंने आपको बता दिया, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो समझ गए ना, मेरा ए सही, आपका बी सही, किसी और का डी सही, सबका कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ सही है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कह रहा है जी पॉलिटिकल पार्टीज, एक मिनट रुकना, पॉलिटिकल पार्टीज हैव कॉल्ड फॉर अ थोरो कॉम्पिटेंट थर्ड पार्टी प्रोब इनटू द चार्जेस। कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉल फॉर किया है, डिमांड किया है एक थोरो, एक डिटेल्ड और सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो ऐसी थर्ड पार्टी प्रोब को, जांच को इन सभी चार्जेस में। पार्टियों ने बोला है कि इनकी बाहर से किसी थर्ड पार्टी से एनटीए और नीट के ढंग से ऑडिट करवाओ, जांच करवाओ। कह रहा है एंड ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव आल्सो डिमांडेड अ रीटेस्ट। और कई स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रीटेस्ट डिमांड किया है, उनके हिसाब से एग्ज़ाम ही फिर से होना चाहिए। पार्टीज़ की वर्ब है हैव कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर करना, किसी चीज़ की डिमांड करना। कॉल से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने लिख दी हैं, बहुत बार सिखा चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लो, इस तरफ हाथ रख लो, है ना, खुद से देखो कितनी याद है। कॉल आउट करना, ललकारना, पुकारना, चैलेंज करना। कॉल ऐड करना, किसी व्हीकल का, ट्रेन का, बस का या प्लेन का कई लोकेशंस पे रुकते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाना, है ना। पहले स्टेशन ए, स्टेशन बी, एयरपोर्ट ए, एयरपोर्ट बी, बस स्टैंड 1, बस स्टैंड 2, ये होता है कॉल ऐड करना, हर स्टेशन पे रुकना। कॉल इन ऑन, कॉल इन ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर ब्रीफ विजिट को पे करना, किसी के पास छोटी सी मुलाकात लेना, किसी एक घर जाना, उसका हाल चाल पूछना, है ना, कॉल इन ऑन समबडी करना। कॉल ऑन या अपॉन का मतलब होता है आह्वान करना, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यूथ का किया था, भारत की यूथ का, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरीके से जब आप बुलाते हो लोगों को, उनसे कुछ मांगते हो, तो कॉल ऑन या कॉल अपॉन करते हो। और कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग रखना, ये दे दो, ये खिला दो, ये पिला दो, है ना, कॉल फॉर करना। पार्टीज़ की वर्ब है हैव कॉल्ड फॉर, ग्रुप्स की वर्ब है हैव डिमांडेड। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जल्दी से पूरा करते हैं पैराग्राफ, फिर उस कॉन्सेप्ट पे फटाफट नज़र डालेंगे। कह रहा है जी एवरी ईयर देयर आर चार्जेस ऑफ पुअरली मैनेज्ड एग्ज़ाम सेंटर्स। हर साल ऐसे चार्जेस भी होते हैं, ऐसे आरोप भी लगते हैं ख़राब तरीके से मैनेजमेंट के एग्ज़ाम सेंटर्स पे। अच्छा, और किस चीज़ के? एंड एब्सर्ड हाई हैंडेडनेस ओवर व्हाट द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू वेयर। और बहुत ज़्यादा एरोगेंस के, हाई हैंडेडनेस के भी, एब्सर्ड यानी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाने तरीके से, फुलिश, है ना, फुलिशनेस वाली, हाई हैंडेडनेस के भी चार्जेस लगते हैं, एरोगेंस के या अकड़ूपने के भी चार्जेस लगते हैं इस चीज़ को लेकर के कि कैंडिडेट्स क्या अलाउड हैं, क्या पहन सकते हैं, है ना, समझ गए यार। इस पे आँख नहीं रहा, हाँ आ गया। चलो, चार्जेस की वर्ब है आर, कैंडिडेट्स की वर्ब है आर अलाउड। हाई हैंडेडनेस वर्ड को देख लेना, जब आपका हैंड हाई है तो मतलब आप सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हो, अपना हाथ आपने ऊपर रखा हुआ है,
आप अपना जो है अकड़ूपना, खड़ूसियतपना दिखा रहे हैं। एरोगेंस बोलते हैं इसको, घमंड बोलते हैं। हाई हैंडेडनेस मतलब समझ गए ना, एकदम वो वाला एटीट्यूड। इसका बिल्कुल अलग होता है अंडर हैंडेडनेस। इसमें आपका हाथ नीचे होता है, लेकिन कहाँ होता है? टेबल के नीचे। अंडर हैंडेडनेस मतलब डिसऑनेस्टी, ठीक है। वो टेबल के नीचे हाथ नहीं दे करके पैसे मांगते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो वो डिसऑनेस्टी को बोलते हैं अंडर हैंडेडनेस। और हाई हैंडेडनेस हो गई आपकी एरोगेंस, आपका अकड़ूपना। दोनों वर्ड्स याद रखना, हैंडेडनेस से बनने वाले दो वन वर्ड्स हैं। बढ़े आगे। कह रहे जी cheating scams where candidates have sent in proxies to write the exam in their stead have been exposed। चीटिंग स्कैम्स भी हुए हैं जिनमें कैंडिडेट्स ने भेजा है अपने प्रॉक्सीज़ को। प्रॉक्सी मतलब आपकी जगह कोई और आ जाए, आपका प्रॉक्सी वो होता है, ताकि राइट किया जा सके एग्ज़ाम को उनकी स्टेड में, उनकी पोजीशन में, उनकी सीट में, उनकी जगह में। कह रहा है ऐसे स्कैम्स भी एक्सपोज हुए हैं, इनको भी रिवील किया गया है। स्कैम्स की वर्ब है हैव बीन एक्सपोज्ड, कैंडिडेट्स की वर्ब है हैव सेंट। प्रॉक्सी यानी ऐसा आदमी जो आप बन के आपकी जगह बैठ जाए, आपका प्रॉक्सी। और स्टेड का मतलब होता है पोजीशन, जगह या सीट। आपकी सीट पे, आपकी स्टेड में कोई दूसरा आदमी आपका एग्ज़ाम दे रहा हो। मुन्ना भाई MBBS वाला केस। चलिए, इजी है पढ़ने में। अब जल्दी से कॉन्सेप्ट देख लो। देखो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रोब जो है ना एक नाउन है यहाँ, लेकिन प्रोब एक वर्ब भी होता है, और वर्ब फॉर्म में भी प्रोब अपने बाद में इनटू लेता है। जब भी किसी चीज़ के अंदर आप जांच करवाते हैं तो प्रोब इनटू करते हैं। अब ध्यान ये देना है कि प्रोब नाम की वर्ब के आगे इनटू लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट नाम की वर्ब के आगे इनटू नहीं लगता। दोनों का मतलब है जांच करना, और इसी पे कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेफ़्ट साइड में जो वर्ब्स हैं और उनके जो राइट में वर्ब्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन राइट वाली कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन वर्ब जो लेफ़्ट वाली है राइट वाली प्रेपोजिशन लेगी, लेफ़्ट वाली प्रेपोजिशन नहीं लेगी। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप किसी चीज़ को सीक कर रहे हैं तो ढूंढ रहे हैं, और आप लुक फॉर कर रहे हैं तो भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन लुक फॉर लगाया, सीक फॉर मत लिख के आना। सीक के बाद में फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर लिख दो या रिप्लाई लिख दो वर्ब फॉर्म में, रिप्लाई टू समथिंग या आंसर समथिंग। कंप्राइज मतलब मिल के बना होना, जैसे कमरा मिल के बना, घर मिल के बना होता है कमरों से, किताब मिल के बनी होती है पन्नों से। तो कंप्राइज मतलब मिल के बना होना, लेकिन ऑफ नहीं लगता है कंप्राइज के बाद। कंसिस्ट का मतलब भी यही है, लेकिन उसके बाद में ऑफ लगता है। तो कुल मिलाकर के ऑनेस्ट बात ये है कि ये वर्ब्स आपको याद होनी पड़ेंगी। कितनी हैं? 10 वर्ब्स हैं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, है ना, 20 मान लो। इसी पैटर्न में चलेंगी, बार बार क्वेश्चंस बनेंगे। राइट साइड वालियों के आगे प्रेपोजिशन लगाते रहना है, लेफ्ट वालियों के आगे प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। वेट और अवेट दोनों का मतलब है इंतज़ार करना, लेकिन वेट के बाद में 4 आएगा, अवेट के बाद में नहीं आएगा। ठीक है, देख लो इनको। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने। आफ्टर डिलीजेंटली सीकिंग फॉर solutions to the problem, she awaited for the right moment। मेहनत के साथ, डिलीजेंटली यानी बहुत सिंसेरिटी और मेहनत के साथ ढूंढने के बाद, सीख करने के बाद में सॉल्यूशंस को इस समस्या के, उसने इंतज़ार किया, अवेट फॉर किया सही मौके का, राइट मोमेंट का, और इवेंचुअली वो पहुंच गई एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पे, एक तसल्ली बख्श कंक्लूजन पे, है ना। उसने प्रॉब्लम ढूंढे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढे, फिर सही मौके तक इंतज़ार किया, और फिर उसको लगा कि यही इस प्रॉब्लम का अंत है, यही सोल्यूशन है, सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन तक वो पहुंची। 3 एरर्स हैं इसमें। सीक वर्ब है, बाद में फॉर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है भाई? नहीं लगेगा ना। दूसरी एरर, अवेटेड वर्ब है, बाद में फिर फॉर लगा रखा है, टेक्निकली नहीं आना चाहिए। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें? रीच्ड वर्ब है और बाद में ऐड लगा रखा है, टेक्निकली नहीं आना चाहिए। या तो ये 4 निकाल दो, ऐड निकाल दो, 4 निकाल दो, और या फिर इन वर्ब्स को चेंज कर दो। सीकिंग फॉर की जगह लिख दो लुक फॉर, अवेटेड फॉर की जगह लिख दो वेटेड फॉर, रीच्ड ऐड की जगह लिख दो अराइव्ड एट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए सेकंड वाला सेंटेंस भी देख लेना, इसी तरीके से करना है। एरर्स मिलेंगी, सही करके डालो कमेंट्स में, सही या गलत आपको कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, ढूंढो इनमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस आपको करने हैं। चलिए बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस conducted annually with nearly 23 lakh students taking the test, it is no surprise that NEET has had a checkered past।
कह रहा है आर्ग्यूबली, आर्ग्यूबली मतलब आर्ग्यू किए जाने वाले तौर पे, ऐसी चीज़ जिसको आर्ग्यूमेंट से प्रूव किया जा सके उसको बोलते हैं आर्ग्यूबली, हिंदी बोलते हैं यकीनन। कह रहा है जी यकीनन जो सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनमें से जो ये एक एग्जामिनेशन है और वो जो कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। कह रहा है जी और कैसे, लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स टेक करते हैं इस टेस्ट को। कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही हुआ क्या, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि नीट जो है उसका रहा है एक धूप छांव वाला पास्ट, चेकर्ड पास्ट। इसकी हिस्ट्री में आपको कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। समझ गए? सेंटेंस का सब्जेक्ट है नीट, वर्ब है इसकी हैज़ एट। ये पूरा जो फ्रेज है ये नीट के बारे में बताया गया है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है भारत का। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन लगाएं, एग्जामिनेशंस लिखेंगे, क्योंकि कई एग्जामिनेशंस में एक की बात हो रही है ना, तो प्लूरल लगता है वन ऑफ के बाद। चेकर्ड आप समझते हैं, धूप छांव वाला जिसमें बड़े उतार चढ़ाव हों। कह रहा है एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट विद एन एग्जाम ऑफ दिस स्केल इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी कम्प्लीटली एरर फ्री। एक्सपर्ट्स ऐसा आर्ग्यू करते हैं, ऐसा आर्गूमेंट देते हैं कि इस ऐसे एग्ज़ाम के स्केल के साथ, इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम के साथ ये लगभग इम्पॉसिबल है कि आप कम्प्लीटली एरर फ्री हो सकें, बिना गलती के इस एग्ज़ाम को करवा सकें। ये लगभग बड़ा मुश्किल या इम्पॉसिबल है। सिंपल सेंटेंस। कह रहे जी बट ईयर आफ्टर ईयर न्यूज़ ऑफ इग्रीजियस वायलेशंस ड्यूरिंग द एग्जाम्स हिट्स हेडलाइंस। कह रहे लेकिन साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, जो खबरें हैं या न्यूज़ है बदमाशी भरी या इग्रीजियस वायलेशंस की इस एग्ज़ाम के दौरान, वो हिट करती हैं हेडलाइंस को, बार बार हमारी हेडलाइंस में आती हैं। न्यूज़ की वर्ब है हिट्स। न्यूज़ आपको याद होगा हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, पीछे एस लगा होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रखेगा। याद है ना वो सारे नाउन्स, न्यूज़, इक्विपमेंट, ब्रेड, मशीनरी, लेजिस्लेशन, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारे वो नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इग्रीजियस मैंने आपको बता दिया, अबॉमिनेबल, हीनस बोलते हैं, बहुत ख़राब चीज़ को बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है ग्रिगेरियस। दोनों वर्ड्स एक जैसे सुनने में देखने में है, तो साथ में याद भी कर लेना। ग्रिगेरियस मतलब वेरी सोशल, बहुत ही हंसमुख आदमी, एकदम सबसे मिलने जुलने वाला टाइप का पर्सन। ग्रिगेरियस हंसता खेलता, इग्रीजियस यानी समझ गए ना, उल्टा एकदम खराब तरह का आदमी। तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। आज के क्विज में मैंने दोनों को पूछा है। कह रहा द एनटीए मस्ट विद असिस्टेंस ऑफ स्टेट्स एंश्योर दैट टेक्निकल ग्लिचेस एंड चीटिंग स्कैम्स इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड यूजिंग प्रैक्सिस डू नॉट रिकर। कह रहे जो सरकारी संस्था है एनटीए, इसको इस काम को करना ही पड़ेगा, मस्ट एंश्योर, इस काम को करना ही पड़ेगा, एंश्योर करना ही पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, कोमा से कोमा लगा के बताया है, स्टेट्स की असिस्टेंस के साथ में, राज्यों की मदद के साथ। और इंश्योर ये करना है कि तकनीकी खामियां जो हैं और चीटिंग के जो स्कैम्स हैं, जिसमें शामिल है वक्त से पहले ही रिलीज़ हो जाना या लीक हो जाना क्वेश्चन पेपर का, और इस्तेमाल में होना प्रॉक्सीज़ का, इस्तेमाल में होना मुन्ना भाइयों का। मुन्ना भाई होते हैं ना जो बैठ जाते हैं एक दूसरे की जगह। कह रहा है एनटीए को इंश्योर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं डू नॉट रिकर, ये रिकर ना हो, री अकर ना हो, बार बार घटित ना हो। रिकर बना है री प्लस में अकर से, किसी घटना का बार बार होना। एनटीए की वर्ब है मस्ट एंश्योर। ग्लिचेस स्कैम्स की वर्ब है डू नॉट रिकर। इंक्लूडिंग के बाद में जो भी नाउन्स आ रहे हैं वो इंक्लूडिंग वर्ब का प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इनको सब्जेक्ट का पार्ट आप नहीं मानेंगे। कह रहे इफ दिस कैन बी डन बाय एक्सरसाइजिंग ग्रेटर रिगर and with a longer, more meticulous preparation routine, then no effort should be spared to do so। कह रहा है अगर ये काम किया जा सकता है, if this can be done, और कैसे, एक्सरसाइज करके, इस्तेमाल में लेके, और ज़्यादा बड़ी सख्ताई को, कड़ाई को, रिगर को, अगर ये सारी चीज़ों को रोका जा सकता है और ज़्यादा सख्ताई करके, और एक लंबे या ज़्यादा डिटेल्ड मेटिकुलस प्रेपरेशन रूटीन से, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले ही आप तैयारी शुरू कर दें एग्ज़ाम करवाने की। कह रहा है अगर इस तरीके से हो सकता है ना, तो कोई भी एफ़र्ट जो है, कोशिश है, उसको कसर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये हो सकता है तो फिर करो, चाहे 6 महीने आपको पहले से लगना पड़े, इस एग्ज़ाम को अच्छे से करवाओ।
इफ़ दिस कैन बी डन। दिस की वर्ब है कैन बी डन पैसिव में। रिगर यानी सख्ताई, स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिंजेंसी। मेटिकुलस आपको याद होगा बहुत ही डिटेल्ड होता है, पंक्टिलियस होता है, फास्टिडियस होता है ना, अंदर घुस के काम कोई करवाते हैं तो मेटिकुलस होता है। तो आप ऐसा रूटीन बनाएं जो बड़ा डिटेल्ड सा हो। एफर्ट्स की वर्ब है शुड बी स्पेयर्ड। मेटिकुलस का बिल्कुल उल्टा होता है जी कर्सरी। कर्सरी जो है एकदम ढिलायत वाला काम है। मेटिकुलस आदमी तो अंदर घुसता है, कर्सरी वाला ऊपर ऊपर से बस जितना ज़रूरी उतना कर दिया, ठीक है ना। तो ये कर्सरी वर्ड याद रखना, इसका एंटोनिम है। एक और वर्ड भी है, शायद मैं भूल गया, कर्सरी का सिनोनिम है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री, जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं इन वर्ड से अच्छे से वाकिफ होंगे, नहीं तो वोकैब शीट में देख लेना। कर्सरी, परफंक्ट्री मेटिकुलस के एंटोनिम्स हैं। कह रहे जी एडिशनली इट शुड पे अटेंशन टू डिमांड्स दैट ऑल नीट एडमिशंस कम अंडर सिंगल विंडो काउंसलिंग ओनली। कह रहे इसी के साथ साथ इसको पे अटेंशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उन मांगों की तरफ, डिमांड्स की तरफ, कि सभी नीट के एडमिशंस सिंगल विंडो काउंसलिंग के अंडर आएँ, एक ही जगह सबकी काउंसलिंग हो। सिंगल विंडो काउंसलिंग नीट में भी होनी चाहिए। अच्छा, और कौन सी डिमांड की तरफ? एंड री एवेल्यूएशन ऑफ द 0% बेंचमार्क। दूसरी डिमांड ये है कि री एवेल्यूएट किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, फिर से ख्याल किया जाए जो 0% का बेंचमार्क या पैमाना लगा हुआ है फॉर पीजी एडमिशन्स के लिए। 0% का मतलब क्या है? नीट में बैठ गए तो पीजी में एडमिशन मिलेगा, अच्छे नंबर आए तो सरकारी में मिलेगा, 0 नंबर आए तो प्राइवेट में ले लेना कहीं पैसे दे करके। तो ये 0% बेंचमार्क जो है इन्होंने लगा रखा है, इसको भी रीवैल्यूएट करना चाहिए। इसकी समझ गए ना, ये लगाना या नहीं लगाना, इस पर फिर से ख्याल करना चाहिए। और साथ ही साथ किसके? बिसाइड्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ फीस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। रेगुलेशन हो बड़ा सख्ताई से फीस का। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1 करोड़ रुपया फीस हो चुकी है MBBS की, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसको भी रेगुलेट करना चाहिए। इन सभी डिमांड्स की तरफ NTA को काम करना चाहिए। 8 आया NTA के लिए, वर्ब है शुड पे अटेंशन टू डिमांड्स। पहली डिमांड है ये सिंगल विंडो, और बाकी की डिमांड ये है कि रीवैल्यूएट हो और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। ज़्यादा मुश्किल था नहीं आज का आर्टिकल। क्लास थोड़ी सी लेट है, कुछ इमरजेंसी चल रही है घर में, फिर भी मैं क्लास बना रहा हूँ, आपकी छुट्टी ना हो ये सोच करके, ठीक है ना। तो थोड़ी लेट आगे पीछे आ जाए तो काम चला लिया करो। जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी क्लास को टाइम पे लाने की कोशिश करेंगे, होपफुली कल से ही। चलिए क्विज़ को देखते हैं। इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन ऑथर ने मेक नहीं की है इम्प्रूव करने के लिए नीट के एग्ज़ाम को? चारों में से कौन सा सुझाव इस ऑथर ने इस आर्टिकल में नहीं दिया? मेंस लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाला है, एक बार पढ़ो और अपना एक खुद से अटैम्प्ट दे दो, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना, ठीक है। नीचे इस वीडियो के नीचे आपको मेरा आंसर मिलेगा, पढ़ो इसको, चारों को खुद से अटैम्प्ट करो। कह रहे जी आर्टिकल कैसे सजेस्ट करता है कि नीट के इश्यूज़ को कम से कम किया जाए फ्यूचर में? इनमें से कौन सा काम कह रहा है कि आर्टिकल वाला ये ऑथर की कर दो ताकि नीट के इश्यूज़ कम से कम हो जाएं? अगेन क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं आज के भाई, मैं तो करवा ही दूंगा, करवा ही दिया मैंने, यूँ समझ लो फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल ही दिया है। एक बार खुद से अटैम्प्ट देना आपको और मैच करते जाना है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब पूछा है, हिंदी में लिख देना अगर इंग्लिश में ना लिख पाओ। कॉल इन ऑन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है। ग्रिगेरियस का आपसे मीनिंग पूछा है, ग्रिगेरियस याद है ना, इग्रीजियस, ग्रिगेरियस। मैटिकुलस का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। चेकर्ड वर्ड को किस वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो मीनिंग के हिसाब से? एग्जाम, हिस्ट्री या करिकुलम। चेकर्ड याद है ना आपको, देख लेना। और लास्ट में वन वर्ड पूछा है, अंडर हैंडेड क्या होता है? चलिए ग्रामर वाले पोर्शन में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी वन के आसपास, दूसरी मिलेगी अपोजिंग वर्ड के आसपास, तीसरी मिलेगी रिसेंबल नाम के वर्ड की वजह से। ढूंढो एरर्स को, सभी आंसर्स को नीचे से चेक कर लो, फर्स्ट कमेंट में से देख करके बताना आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले। क्लास पूरी देखी, सब कुछ समझ में आया? तो पूरी देखने वाले बच्चे ज़रूर लिख करके बताया करें सर PD, और सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आई लिख दिया करो सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, हर क्लास के नीचे आपका फीडबैक वेलकम है। अंटिल देन